नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जहां पे आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जीएसटी की बेहद इंपॉर्टेंट रिटर्न, एनुअल रिटर्न। तो वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपको आपके थंबनेल पे दिख रहा है, जीएसटी 9 के 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। और अगेन हमारे बीच में बहुत ही सम्मानजनक CA प्लस CS अमित शर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं, जिनके साथ एक बार हम वीडियो बना चुके हैं और आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन भी करा चुके हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न को फाइल करने से पहले सभी अकाउंटेंट भाई इस वीडियो को देखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं CA साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज वो फिर हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाल के जीएसटी 9 के प्रैक्टिकल 9 पॉइंट के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बात करेंगे जीएसटी 9 के 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये रहेगा कि एप्लीकेबल किसके ऊपर है जीएसटी 9 और 9C, प्रैक्टिकल वे में सर बताने का कष्ट करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे सारे व्यूअर्स का, गौरव भाई का, उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे स्टूडियो पे आमंत्रित किया। अब सीधे चलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी 9 और 9C। बहुत अच्छा टॉपिक है 9 और 9C की एप्लीकेबिलिटी। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात जहाँ आती है वहाँ मैंडेटरी की बात करते हैं हम सिर्फ। तो मैंडेटरी है 2 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल पे 9C। मतलब 9 भरना है 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ तक नहीं भरना, और 5 करोड़ तक 9C नहीं भरना। 5 करोड़ एक्सीड्स 5 करोड़ और एक्सीड्स 2 करोड़ सेल। अगर आपकी सेल इसका 1 से इसका 3B से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी सेल ऑडिटेड अकाउंट्स में 2 करोड़ या आपके अनऑडिटेड अकाउंट्स में 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 9 और 9C की एप्लीकेबिलिटी 5 करोड़ से ज़्यादा पे हो जाती है। तो सर ने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इसका रिप्लाई किया है कि एप्लीकेबिलिटी वर्ड का मतलब है मैंडेटरी। तो मैंडेटरी किसके ऊपर है 9 और 9C? 2 करोड़ से ऊपर जीएसटी 9 मैंडेटरी है, जो कि 5 करोड़ रुपए तक मैंडेटरी रहती है। 5 करोड़ से ऊपर 9C मैंडेटरी है। 9C का मतलब ये नहीं है कि वो अकेला 9C मैंडेटरी है, 9 प्लस 9C भी, तो दोनों ही एप्लीकेबल है जीएसटी 9 और 9C। अगर टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है और 2 CR से ज़्यादा है तो जीएसटी 9 मैंडेटरी है। सर, एक छोटी सी यहाँ पे रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि जो टर्नओवर की जो बात की गई है, ये टर्नओवर जीएसटीएन बेस है या पेन बेस है? मतलब केवल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड की जाएगी या एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, जीरो रेटेड, या पेन के बिहाफ पे जो भी हम इनकम अपने P&L में दिखा रहे हैं वो सभी इंक्लूड की जाएगी? इसके ऊपर सर थोड़ा सा क्लैरिटी और दे दें, फिर अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सर, ये पेन बेस्ड सेल है। एक बार एक पेन पे सेल 2 करोड़ से ऊपर निकली तो आपको जीएसटी 9 फाइल करना है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि किसी पे 2 GSTN है और दोनों GSTN पे 1.5 करोड़ की सेल है तो सर 9 भरा जाएगा। ऐसे केस में 2 9 भरे जाएंगे, उस GSTN का अलग 9, उस GSTN का अलग 9। मैंडेटरी पार्ट हो जाएगा ये मैंडेटरी, क्योंकि पेन का जो सेल है, पेन का जो टोटल टर्नओवर है दैट इज, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है एग्रीग्रेट। एग्रीग्रेट मींस एक आदमी का, एक एसएससी का एक पेन पे जितनी सेल है, इसलिए। तो सर ने बहुत ही डिटेल में बताया और मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है सर को अपने स्टूडियो में बुलाने पे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है हम अभी तक प्रैक्टिकल कंटेंट अपने चैनल पे देते आए हैं। तो सर भी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका आंसर देते हैं, जितना क्वेश्चन होता है उससे ज़्यादा उसका रिप्लाई करते हैं। तो सर, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ को लेके। जैसा कि सर ने बताया कि भैया ये पेन बेस जो है आपका एग्रीगेट टर्नओवर की बात की गई है, तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर 2 GSTN है, दोनों का टर्नओवर 1.5 है, तो सर 9 को फाइल करें या नहीं करें? तो 2 9 फाइल करने हैं, दोनों GSTN के सेपरेट जाएंगे, रिटर्न दोनों सेपरेट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही GSTN में सारी सेल दिखानी है, क्योंकि वो अलग सेपरेट है, वो सेपरेट है, पर दोनों का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 3 CR है। मतलब कि पेन बेस सप्लाई की बात यहाँ पे चल रही है, चाहे वो टैक्सेबल है, चाहे वो एग्जेम्प्ट है, चाहे वो रिलेटेड है, चाहे वो जीरो रेटेड है। आपका अगर P&L के अंदर अगर आप 2 CR से ज़्यादा दिखा रहे हो तो एप्लीकेबल हो जाता है जीएसटी 9, 5 CR से ज़्यादा दिखा रहे हो तो एप्लीकेबल हो जाता है जीएसटी 9C। तो सर, आपके सामने जो अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। सर, ये किसके लिए मैंडेटरी है? जैसे कि आपने एप्लीकेबिलिटी में बताया कि मैंडेटरी पार्ट है, भाई इन पे एप्लीकेबल है, तो सर ये किन के लिए ऑप्शनल है और किन के लिए मैंडेटरी है? देखिए, यहां पर भी हमें वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। मैंडेटरी और ऑप्शनल, ऑप्शनल वर्ड है, एग्जेम्प्टेड वर्ड नहीं है। अगर ये एग्जेम्प्टेड वर्ड होता तो ये होता कि 2 करोड़ से नीचे फाइल ही नहीं करनी है। इन्होंने बोला है 2 करोड़ से नीचे ऑप्शनल है। अगर आपका सेल 2 करोड़ रुपए से कम है तो आप ऑप्शनल फाइल कर सकते हो। अगर मैं नहीं करता
मत करिए। जो आपका डेटा सिस्टम जनरेटेड है 9, क्योंकि आप अपनी विंडो खोल के देखिएगा सभी जीएसटीओ पे जीएसटीआर 9 हाईलाइट हो रहा है और वहां सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 9 भी मिल रहा है। तो वो ऑप्शनल वर्ड उनका ये कहना है कि अगर आप फाइल नहीं करते तो जो सिस्टम जनरेटेड 9 है दैट इज टू बी डीम्ड एज फाइल्ड जीएसटीआर 9। उस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, ऑप्शनल के आगे एक लाइन है कि जो लोग नहीं फाइल करते उनका सिस्टम जनरेटेड ही डीम्ड मान लिया जाएगा, इसलिए वर्ड यहां ऑप्शनल यूज किया है, अदरवाइज यहां वर्ड एग्जेम्प्टेड यूज होता कि उनको फाइल ही नहीं करना। तो ऑप्शन नल की बहुत महत्ता है। अगर किसी के जीएसटीआर 9 में कोई बदलाव है, कोई चेंज है, तो उनको जीएसटीआर 9 जरूर फाइल करना है, अदरवाइज डिपार्टमेंट जो केस करेगा वो सिस्टम जनरेटेड के बेसिस पे करेगा, फिर आपको उसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। सो अगेन सर का बहुत ही प्रैक्टिकल रिप्लाई कि भाई मैंडेटरी और ऑप्शनल में सर ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पे डिफरेंस बताया कि ऑप्शनल है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर आप जीएसटीआर 9 को नहीं फाइल करते हो, चूंकि एक एनुअल रिटर्न है, जो आपने पूरी मंथली रिटर्न फाइल की है उसका एक तरीके से ठप्पा है, एक तरीके से आप उसको फाइनलाइज कर रहे हो। तो अगर आप एनुअल रिटर्न खुद से फाइल नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट ने जो खुद से बनाया है उसी को वो फाइनलाइज मान लेंगे। सो इस पॉइंट पे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि सर ऑप्शनल को थोड़ा खुल के बताएंगे, वो पॉइंट आगे भी आएगा। सो यहाँ पे मैंडेटरी 2 करोड़ से ऊपर 9 और 5 करोड़ से ऊपर 9C है, और ऑप्शनल जो है वो 2 CR से नीचे ऑप्शनल है, और 9C 5 CR से नीचे ऑप्शनल है। सर आपसे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा चर्चा करेगा वो ये रहेगा कि सर जीएसटीआर 9 में जो हम अमेंडमेंट करते हैं वो हम प्रीवियस ईयर का भी कर सकते हैं या केवल करंट फाइनेंशियल का करते हैं। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 21-22 का जो हम रिटर्न फाइल करेंगे 22-23 में, तो 21-22 यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर है और 20-21 यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है। सर से जो मेरा क्वेश्चन है, बहुत आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि क्वेश्चन समझोगे नहीं तो आंसर भी समझ में नहीं आएगा। सर से जो मेरा अब ये क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि सर 21-22 के एनुअल रिटर्न के अंदर हम क्या 20-21 का डाटा दिखा सकते हैं या 22-23 का भी डाटा दिखा सकते हैं या केवल 21-22 की ही बात होगी? अमेंडमेंट का मतलब है सुधार, लेकिन किस साल का सुधार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का या फ्यूचर ईयर का? जिस साल का जीएसटीआर 9 उसी साल का डाटा उसमें इनकॉर्पोरेट होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। जैसे अभी जो भरे जा रहे हैं वो 21 और 22 के भरे जा रहे हैं, तो डाटा जो जाएगा वो केवल और केवल 21-22 का जाएगा, ना कोई 22-23 का जाएगा, ना कोई 20-21 का जाएगा। 22-23 में 21-22 का कोई सुधार अगर करना है वो आपका जाएगा। मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूं, अमेंडमेंट केवल उस ईयर का जिस ईयर का जीएसटीआर 9 है, उसके अलावा कुछ भी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया सर का रिप्लाई है। तो इस चीज़ को नोट कर लो कि जिस ईयर का आप 9 फाइल कर रहे हो उसी ईयर की जीएसटीआर 9 में बात होगी और किसी ईयर की जीएसटीआर 9 में बात नहीं होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि 21-22 का सुधार हम 22-23 में नहीं कर सकते। 21-22 का सुधार 22-23 में करोगे, बट उसकी रिपोर्टिंग 21-22 के ही एनुअल रिटर्न में करनी पड़ेगी और किसी एनुअल रिटर्न में वो नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो अगला पॉइंट जो सर के साथ है सर वो ये है कि सुधार की बात हो गई। सर टैक्स कैसे पे करना है एनुअल रिटर्न के अंदर, कि हमें एनुअल रिटर्न फाइल करते समय ही टैक्स पे करना होता है या हम 3B के माध्यम से भी अपना टैक्स पे करते हुए रिपोर्टिंग 9 में कर सकते हैं? सर थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। एनुअल रिटर्न में टैक्स पे करने का डायरेक्ट कोई कॉलम नहीं है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि एनुअल रिटर्न में टैक्स पेबल की रिपोर्टिंग तो पूरी होनी है। अगर वो टैक्स पास्ट में पे हो चुका है तो वो पेड में भी रिपोर्ट होगा, अदरवाइज केवल टैक्स पेबल में रिपोर्ट होगा। मतलब सिंपल से वर्ड में मैं समझूं कि टैक्स पेबल तो जाना ही जाना है, चाहे जो बिल आपने अकाउंट फॉर कर लिए हैं उनका या जो बिल आपसे स्किप हो गए हैं उनका, किसी भी तरीके का डाटा सेल से रिलेटेड डाटा पे जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है दैट शुड बी रिपोर्टेड इन एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न में दूसरा टैब आता है टैक्स पेड और नॉट। अगर आपने किसी मंथली रिटर्न के थ्रू उसका टैक्स पे कर दिया है तो पेड कॉलम में आप दिखाएंगे, अदरवाइज जो टैक्स अभी पे नहीं हुआ है वो केवल टैक्स पेबल में दिखाएंगे और जो टैक्स पे करेंगे फिर आप उसे DRC 03 से पे करेंगे। तो गवर्नमेंट यहां से पता लगाती है कि जब आप उसे पेड लिख देते हो तो आपके द्वारा जितने भी टैक्सेस पेड है वो उनसे रिकंसाइल कर लेगी। और टैक्स पेबल अगर आपने लिखा 1000 रुपए और 600 रुपए आपने जमा करा दिए तो बचे हुए 400 रुपए के लिए वो भी आपकी DRC 03 को खगा लेगी। DRC 03 क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊं। तो जैसा कि सर ने बताया कि अमेंडमेंट करने के बाद अगर कोई भी अगर आपकी लायबिलिटी बनती है
तो उसको पे करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको मंथली रिटर्न में ऑलरेडी पे कर चुके हो जीएसटीएन 9 को फाइल करने से पहले और उसकी रिपोर्टिंग जीएसटीएन 9 में कर दोगे, या फिर जीएसटीएन 9 फाइल करते समय तक अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया तो वो आप DRC 03 के माध्यम से पे कर देंगे। DRC 03 के रिगार्डिंग जो भी है वो डिटेल सर आगे अभी हमें एक पॉइंट के ऊपर बताएंगे। तो नेक्स्ट सर जो मेरा आपके साथ जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि सर लेट फीस किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, केवल जो जिनके ऊपर मैंडेटरी था उन्हीं के ऊपर लेट फीस लगती है, या जो ऑप्शनल था उनके ऊपर भी लेट फीस लगती है। पता चला ऑप्शनल वाले ने फाइल ही नहीं की तो उसके ऊपर भी क्या लेट फीस लगेगी, या वो कभी भी उसको फाइल कर सकता है। तो लेट फीस पे जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करो। लेट फीस तो सबको पता है कि भाई 100 रुपये सी में 100 रुपये एस में लगेगी 31 दिसंबर के बाद, क्योंकि ड्यू डेट क्या है सर 31 दिसंबर है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर तक उसकी ड्यू डेट होती है। तो लेट फीस में जो कन्फ्यूजन है मैंडेटरी पे ही लेट फीस लगेगी या ऑप्शन वाले पे भी लेट फीस लगेगी, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करिएगा। केवल और केवल मैंडेटरी वाले केसेस में ही लेट फीस की है, क्योंकि जो केस मैंडेटरी नहीं है वो ऑप्शनल है। तो ऐसे केस में लेट फीस अगर आपकी सेल 2 करोड़ रुपए से कम है तो उसको आप कभी भी फाइल कर सकते हो, लेकिन विद इन रीजनेबल टाइम, क्योंकि एक बार डिपार्टमेंट ने अगर केस कर दिया तो उसके बाद तो आपकी फाइल किए हुए की कोई वैलिडिटी है नहीं, वो तो नेग्लिजिबल है। तो आपको फाइल तो विद इन टाइम ही करना है, कोशिश करिए लेट फीस किसी पे भी ना लगे। लेकिन अगर आपका छूट जाता है 31 दिसंबर के बाद, आपको ये लगता है कि आपको फाइल करना चाहिए था, कुछ एरर्स उसमें फाइंड आउट हुई हैं, तो ऐसे केस में आपको कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी जहां पर आपकी टोटल सेल 2 करोड़ रुपए से कम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत बढ़िया जवाब, अगेन बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से नीचे है तो आप 31 दिसंबर के बाद भी रिटर्न को फाइल कर सकते हो और आपके ऊपर कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस पॉइंट को बड़े अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपका टर्नओवर 2 CR से नीचे तो आप रिटर्न 31 दिसंबर के बाद भी फाइनल कर सकते हो, कोई लेट फीस आपके ऊपर नहीं लगेगी। बट यहाँ पे रिकमेंडेशन ये रहेगी कि स्टुपुलेटेड टाइम में उसको फाइल कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। सर नेक्स्ट पॉइंट जो है बड़ा ही प्रिय DRC 03, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है किसी चिड़िया का नाम है, तो कौन सी चिड़िया का नाम है सर DRC 03 और उसमें क्या किया जाता है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए DRC 03 एक ऐसा फॉर्म है जिससे आप सरकार तक टैक्स पहुंचा सकते हो। मतलब लोगों के मन में यह भ्रम होगा कि DRC 03 से भी भूल सुधार हो जाता है। जी हाँ, हो जाता है, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशंस हो जाती हैं, लेकिन क्या ITC कोई छूटी हुई वापस ले सकते हो? नहीं, ये पेमेंट फॉर्म है सर, सिर्फ और सिर्फ इससे पेमेंट होगा, रिसीव नहीं होगा। तो एक बात तो ये तय हो गई कि ITC से रिलेटेड ये फॉर्म नहीं है, ये केवल एक पेमेंट फॉर्म है। अब जब आप इस फॉर्म को खोलते हो तो इसमें 3 टैब आते हैं कि आपको वॉलंटरी कोई टैक्स पे करना है, आपको एनुअल रिटर्न के तहत कोई टैक्स पे करना है, या रिकंसिलेशन के थ्रू कोई टैक्स पे करना है। मतलब अगर आपको बीच में कहीं ये पता लगता है कि मेरा कोई बिल छूट गया, या मेरा कोई टैक्स है, मेरी कोई इंटरेस्ट है, मेरी कोई पेनल्टी है जो मुझे स्यू मोटो जमा करनी थी और मैं जमा नहीं कर पाया, तो वो आप DRC 03 से जमा कर सकते हो। एनुअल रिटर्न जब आप अपना प्रिपेयर कर रहे थे, आपको लगा कोई 2 बिल छूट गए हैं, तो फिर जब आप DRC 03 भरेंगे तो आपको उस टैब को, वॉलंटरी को नहीं चुनना, फिर आपको एनुअल रिटर्न को चुनना है। इसी तरह से जब आप 9C अपने CA से फाइल करा रहे थे तो उसको लगा कि यार 2 बिलों पे टैक्स जमा नहीं हुआ है, तो जब वो उसको चुनेगा तो वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को चुनेगा। मतलब पेमेंट फॉर्म एक ही है, टैब हेडिंग्स चेंज होती चली जाएंगी। तो DRC 03 एक नटशेल में समझा जाए तो ये एक ऐसा पेमेंट फॉर्म है जिनका टैक्स रिटर्न्स के थ्रू पे नहीं हो पाया, तो DRC 03 के थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया चिड़िया का नाम रखा है सर ने, DRC 03 का नाम सर ने रखा है, एक पेमेंट फॉर्म है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। बट पेमेंट अगर आपने GSTR 3B में नहीं किया, मान लो अगर आप एनुअल रिटर्न में कोई भी ऐसी लायबिलिटी दिखा रहे हो जिसका आपने पेमेंट नहीं किया है मंथली रिटर्न में, तो वो आप DRC 03 के माध्यम से पे कर सकते हैं, जहाँ पे कि 3 टैब आते हैं जिसको सर ने डिटेल में समझाया है। सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि DRC 03 में जो हम पेमेंट करते हैं वो केवल कैश लेजर के माध्यम से ही कर सकते हैं या क्रेडिट लेजर के माध्यम से भी कर सकते हैं RCM के अलावा? RCM के बारे में जैसा कि सभी को पता ही है कि भाई वो तो कैश में पे करना ही करना है। नॉर्मल अगर हमारी लायबिलिटी होती है तो वो हम DRC 03 में केवल कैश का यूज़ किया जाता है या फिर क्रेडिट लेजर का भी यूज़ किया जाता है, मतलब ITC का भी यूज़ किया जाता है। आप दोनों माध्यमों से इसका पेमेंट कर सकते हो, कैश लेजर से भी कर सकते हो, क्रेडिट लेजर से भी। दोनों ही रिफ्लेक्ट होते हैं जब लायबिलिटी इंपोज होती है, आपको किसी से भी आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, कैश से भी और क्रेडिट से। बहुत ही बढ़िया, मतलब DRC 03 में आप कैश और क्रेडिट लेजर दोनों से ही पेमेंट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये है, जैसा कि अभी हमने CS साहब को चर्चा पे बुलाया है 9C और 9 के रिगार्डिंग, तो सर सुनने में तो ये आया कि भाई 9 और 9C में अब CS साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो सर इसका मतलब क्या है? आपका
गाइडेंस लिया जाए, आपका सुपरविजन लिया जाए, या हम अकाउंटेंट भाई खुद से ही फाइल कर दें, खुद ही हम नेताजी बन जाएं? इसके रिगार्डिंग सर आपका क्या यहाँ पे पॉइंट रहेगा प्लीज़? देखिए, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। इनकम टैक्स रिटर्न भी एक सेल्फ सर्टिफिकेशन ही फॉर्म है, तो क्या इनकम टैक्स भी आप लोग खुद ही फाइल कर लेते हैं? नहीं, गाइडेंस आपको चाहिए। सेल्फ सर्टिफाई, जो चीज़ एक बार सेल्फ सर्टिफाई हो गई वो चीज़ बदल नहीं सकती, इसलिए आपको गाइडेंस सीए की रखनी। ऑल्दो ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, पहले ऑडिटेड था, हमारी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि 9C के बाद कोई 9D फॉर्म ही नहीं है जिसमें भूल सुधार हो पाए, तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इसकी फाइलिंग बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होनी चाहिए कि डेटा आप तैयार करके दें और रिकन्सिलेशन करने का काम अपने सीए के पास छोड़ दें। जैसा कि वर्ड यूज़ किया गया है सर्टिफिकेशन, अब वो चाहे आप सीए से फाइल करवाओ, चाहे वो सेल्फ सर्टिफिकेशन हो, अगर कोई चीज़ हमने अगर सर्टिफाइड कर दी तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि जीएसटी से अगर लव लेटर नहीं चाहिए तो हमें एक बार सीए की गाइडेंस ले लेनी चाहिए एनुअल रिटर्न फाइल करते समय, बिकॉज सीधी सी बात है, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि टर्नओवर मरे मारे में भी आपका 1 करोड़ से ऊपर है। जब 1 करोड़ से ऊपर है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो ऑडिटेड है। तो जब इनकम टैक्स की रिटर्न पर सीए साहब का ठप्पा चल रहा है, तो अगर आप एनुअल रिटर्न में भी सीए साहब की गाइडेंस ले लेते हो तो अकाउंटेंट भाइयों आपकी टेंशन थोड़ी कम ही हो जाएगी और एक प्रॉपर रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। तो मैं भी यहाँ पे अपना यही ओपिनियन देना चाहूँगा कि एनुअल रिटर्न फाइल करते समय हमें सीए की गाइडेंस को ले लेना चाहिए। सो इससे में ज़्यादा बेटर ही रहता है, क्योंकि बोलते हैं 1 और 1 11 होते हैं, ठीक है, तो हम 2 नहीं बैठे, हम 11 बैठे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट सर से मेरा ये है, सर ये रिकन्सिलेशन क्या होता है? जीएसटीआर 9 तो मैंने सुना है कि भाई एनुअल रिटर्न है, 9C हम सुना करते हैं कि रिकन्सिलेशन है, तो सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि 9 और 9C में बेसिकली क्या अंतर है? रिकन्सिलेशन का पार्ट किस में लगाया जाता है, 9 में या 9C में? मंथली रिटर्न्स के बाद जो फॉर्म फाइल होगा दैट इज जीएसटीआर 9, मतलब मंथली में अगर कोई कमी रह गई तो 9 में आप उसको रिकंसाइल कर सकते हो। अब 9 में भी अगर कोई कमी रह गई तो आप उसको 9C में रिकंसाइल करिए। डिपार्टमेंट का ये इसके पीछे लाने के पीछे जो वजह थी वो सिर्फ इतनी वजह थी कि 9 को भी रिकंसाइल करके भेजना है। अगर 9 और 1 में और मंथली रिटर्न्स में कोई गैप है तो वो 9 में आपने ठीक किया, और 9 में जो आपने ठीक किया उसका एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी तो चाहिए कि आखिर ठीक क्या किया, तो दैट इज रिकंसिलेशन पार्ट जो है वो 9C में जाएगा। इसीलिए इसकी लिमिट 5 करोड़ से ऊपर है कि 90% चीजें तो 9 में ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो वो 9C में रह जाता है। मेरी सलाह सिर्फ यही रहेगी कि 9 ही आप इतना अच्छे तरह से फाइल करें कि 9C तो पूरा ही 0 के साथ फाइल हो जाए। तो सर यहाँ पर एक मेरे मन में भी विचार रहता था कि 2 रिटर्न है, एक एनुअल 9 और एक 9C। तो कहने का मतलब ये है, जैसा कि आपने जो जवाब दिया और उससे जो मैं समझा मेरे लिए बड़ा शॉकिंग सा एक आंसर निकल के आया है, क्या हम मंथली रिटर्न को तो हमने सुधार कर लिया 9 के अंदर, क्या हम 9 के बाद भी गलतियों को सुधार कर सकते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं सर, एक बार दोबारा बताइए। जी, 9 में के बाद भी अगर आपका रिकंसिलेशन नहीं हुआ या कोई नई चीज आपकी समझ में आ गई तो 5 करोड़ से ऊपर वाले 9C के थ्रू भी काम कर सकते हैं। इसीलिए DRC 03 में एक सेपरेट टैब खुलता है, वॉलेंट्री, एनुअल रिटर्न और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया सर, तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल रिप्लाई आपने दिया और मेरे लिए भी एकदम नया था कि हम 9 के बाद भी गलतियों को सुधार सकते हैं, वो 9C में। भाई ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट ने 2 फॉर्म दिए हैं, 9 और 9C, तो 9C का अपना भी कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है कि 9 में भी अगर आपकी कोई गलती रह गई है तो वो आप रिकंसिलेशन के माध्यम से 9C में बता दो, और DRC 03 में जो टैब जो दिया गया उसका यूज़ करते हुए टैक्स को भी पे कर दो। तो बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल जवाब था सर का। सर लास्ट में हमेशा हम आपकी गाइडेंस लेते हैं, तो आपका सर कंक्लूजन क्या है, 9 को भरें या नहीं भरें? जिनके लिए मैंडेटरी उन्हें तो भरना ही भरना है, जो ऑप्शनल है उसके रिगार्डिंग आपका सर इसमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है, और फाइनल आपकी जो है गाइडेंस क्या रहेगी इस टॉपिक के ऊपर? देखिए, वैसे तो कंक्लूजन का पार्ट अब हमारे व्यूअर्स ही निकालेंगे और आप ही लोग निकालेंगे। मुझे तो जो समराइज करना था मैंने वो समराइज कर दिया, लेकिन फिर भी टॉपिक को कंक्लूड करने का काम मेरा रहता है। तो टॉपिक को मैं ये कंक्लूड करूंगा, मैंडेटरी, ऑप्शनल और एक वर्ड है रिकमेंडेशन। तो कंक्लूजन को आप रिकमेंडेशन से जोड़ सकते हैं कि जीएसटीआर 9 एक रेडी रेकनर फॉर्म है। आपने 12 महीने, अगर आप उसको सिर्फ लिमिट से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे एसएससी ऐसे होते हैं 2 करोड़ से ऊपर, मेरे ऊपर तो लगता ही नहीं है, मेरे ऊपर तो लगता ही नहीं।
लेकिन जिस तरीके से हम किसी एग्जाम को देने से पहले रिवीजन करते हैं, जीएसटीआर 9 को आप बिल्कुल एक रिवीजन की तरह लीजिए कि आपने 12 महीने में जो कुछ भी किया वो सिस्टम आपका क्या दिखा रहा है, इस पे आपकी एक निगाह हो जाएगी, पूरी वर्किंग शीट बन के रख जाएगी। अगर कल को कोई केस होता है या कुछ होता है तो आपको पूरे 12 महीने के रिटर्न्स नहीं पलटाने, केवल आप एक जीएसटीआर 9 को देख के ये निकाल सकते हो कि हाँ इसमें आईटीसी गलत ली गई थी या अगर कोई रिवर्सल होना है या कोई पेंडेंसी है। क्योंकि अगर आप लिमिट से देखेंगे तो आप अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे प्रिपेयर करना है तो बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो पूरे 12 महीने में हो गई, जिसका सुधार आप कर सकते हो। तो फाइल करें या ना करें, प्रिपेयर जीएसटीआर 9 जरूर करें। तो सर एक बड़ी मजाक वाली बात मेरे दिमाग में सूझी है। एक कहावत है, शादी का लड्डू जो है वो खा के ही पछताओगे, बिना खाए भी पछताओगे, तो खा के ही पछताओ तो ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि 9 ऑप्शनल है, भरोगे या नहीं भरोगे, अगर भरी लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं भरते हो, पहली बात तो यहाँ पे है, मजाक अपनी जगह पे हो गया, पहली बात यहाँ पे ये है कि जो भी आपने मंथली रिटर्न जो भी आपने फाइल की है उसके ऊपर जो फाइनल ठप्पा है वो एनुअल रिटर्न है। तो अगर आप पूरे 12 मंथ के डाटा को एक बार रिकनसाइल कर लेते हो, एनुअल रिटर्न में प्रॉपर्ली उसकी रिपोर्टिंग कर देते हो, तो आपको मन में कोई मलाल नहीं रहेगा कल को जब आपका केस आएगा। अदरवाइज जो सिस्टम जनरेटेड जो भी एनुअल रिटर्न है उसको फाइनलाइज माना जाएगा, उसी को डीम्ड माना जाएगा और आपकी एक भी बात को नहीं सुना जाएगा। तो यहाँ पे आप रिटर्न को फाइल करो या मत करो, एटलीस्ट अपने डाटा को रिकनसाइल करते हुए कम से कम प्रिपरेशन तो कर लो। आंखें बंद करके जो आपने 12 महीने जो रिटर्न पहले फाइल की है उस पर विश्वास ना करें, एक बार डाटा को फिर से अपनी बुक्स से 2A से 2B से जरूर रिकनसाइल कर ले। तो ये था सर आज जीएसटीआर 9 के ऊपर इंपॉर्टेंट 9 पॉइंट के ऊपर चर्चा। होपफुली मेरी सर से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि सर आने वाले वीडियो में आप हमें एक जीएसटीआर 9 का लाइव डेमो भी दें। तो सर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हम सर के साथ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के लिए और सर ने इतना डिटेल में और प्रैक्टिकल वे में समझाया उसके लिए सर का भी धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरी नमस्कार।